हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रॉकेट स्टडी बाय एसएनएस पे। दोस्तों, हमने आपको जैसे बताया कि हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहे हैं आपके लिए, जो आप स्किप बिल्कुल ना करें, जो रिपीटेड नहीं है और आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस सीरीज़ को ध्यान से देखा तो आपका क्वेश्चन कई बार नहीं जाने वाला है। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 में संशोधन के बाद किस वर्ष समाचार पत्रों को शामिल किया गया? 1956। आप जैसा आंसर देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, आप समझ रहे हैं ना। बुक एक्ट फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था ना, जब आया था, तो उस टाइम पे उसमें क्या था, सिर्फ बुक्स को ही शामिल किया गया था। आपको मैं आपके डाउट्स क्लियर करवा रही हूँ। उसमें समाचार पत्र नहीं थे उस टाइम पे, और पत्रिकाएं नहीं थी। तो कभी कभी समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी शामिल कर देता है, तो इस क्वेश्चन में बस समाचार पत्र को इंक्लूड किया गया है, पत्रिकाएं भी हो सकती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को, बुक के अलावे इन दो चीज़ों को कब जोड़ा गया था? तो 2 साल बाद जोड़ा गया था, इसमें संशोधन करके 1956 में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ अगर हमें पूछा जाए कि बुक एक्ट कब लॉन्च हुआ, जब कब आया, तो हम आंसर 1954 करेंगे। लेकिन जब उसमें समाचार पत्र या पत्रिकाओं को जोड़ दे तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा दोस्तों, 1956 हो जाएगा। तो ये डाउट्स आप हमेशा क्लियर रखें। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। सोल का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, ये सोल सॉफ्टवेयर है जो है, ये यूनिवर्सिटी के लिए काम करती है, और ये यूजीसी ने जब इन्फ्लिमनेट लाया उसके थ्रू सोल आया। तो सोल क्या है? सोल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए, मतलब एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी हायर एजुकेशन के लिए, तो ये इन्फ्लिमनेट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अभी सोल का एक क्वेश्चन भी आया है पंजाब लाइब्रेरी में कि सोल 3.0 कब आया? तो दो तो पहले से था, आपको जैसे पता है, लेकिन अब तीसरा भी लॉन्च हो गया है जो फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो ये अब इनकी नई जानकारी है सोल के बारे में। तो इसका पहले 2 था, अभी तीसरा भी आ गया, इसका तीसरा वर्जन भी आ गया है। तो आप हम याद रखना, अब वो जो बुक्स नोट्स गाइड्स में है 2, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना और 2 को 3 कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब 3.0 भी आ गया है, पहले 2.0 था, अब 3.0 भी आ गया है। तो इस सोल के बारे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी हमने आपको दी। कोलन वर्गीकरण योजना में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? कोलन, चूंकि हमें पता है कोलन क्या है, हमारे भारत की वर्गीकरण पद्धति है, और जो हमारे रंगनाथन साहब थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो जैसे हमें डीडीसी के बारे में पता है, तो डीडीसी क्या है? डीडीसी मेलविल डेवी के द्वारा जो बनाया गया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसमें एक मिक्स नोटेशन नहीं था, वो प्योर नोटेशन पे काम करता था। तो उससे बहुत सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो रंगनाथन ने सोचा कि कुछ ऐसा वर्गीकरण पद्धति लॉन्च किया जाए जिसमें कुछ चीज़ें हम अपने मन से जोड़ घटा सके। तो मिक्स नोटेशन का मतलब यही है कि इसमें आप कॉलन यूज़ के साथ साथ आप अरेबिक नंबर, तरह तरह के सिंबॉलिक यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए डीडीसी प्योर नोटेशन पे था, तो रंगनाथन ने इसको चेंज किया, तो कॉलन वर्गीकरण योजना बनाया था। तो ये सीधी बात है, तो प्योर है तो ये मिक्स्ड है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रिक है, याद करने का तरीका है कि अगर वो डीडीसी प्योर नोटेशन है तो उसमें सुधार करके ही बना होगा। तो ये रंगनाथन द्वारा बनाई गई थी, मिक्स नोटेशन पे काम करती है। ओसीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है, यह फुल फॉर्म तो सबको पता है, लेकिन ओसीएलसी आप जान लो, ये विश्व का पहला नेटवर्क था और सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर सबसे बड़ा पूछ ले तब भी ओसीएलसी हो जाएगा, और पहला पूछ ले विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विश्व की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये ओसीएलसी हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ओसीएलसी को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ओसीएलसी से एक क्वेश्चन हर बार पुटअप किया जाता है। और इसके जो भी डाउट्स हों आपको, आप कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ओहियो विश्वविद्यालय में हुआ था। और ये दुनिया की ऐसी लाइब्रेरी है जिससे 100 से भी अधिक देश, दुनिया के 100 से भी अधिक देश इससे जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आप याद रख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 5वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित है? दोस्तों, तो इसकी बात हम करते हैं, पोस्ट कॉर्प पुस्तकालय प्रबंधन से ये संबंधित है। और इसकी स्थापना 1937 में गुल्लिक और उर्विक के द्वारा की गई थी। और ये पोस्ट कॉर्प में आर और बी बाद में गुल्लिक और उर्विक ने जोड़ा था, जिसका अर्थ होता है रिपोर्टिंग और बजटिंग। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन
पूछता है कि बी पहले, बजटिंग पहले होगा या रिपोर्टिंग पहले होगी। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, पहले हम बजट कब बनाएंगे, जब हम पिछला रिपोर्ट सरकार को या अपनी संस्था को सबमिट करेंगे, तभी तो हम नेक्स्ट बजट अगला पैसा मांगेंगे, है कि नहीं। ये जो कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करवा रही हूँ, याद रखने का तरीका है। तो पहले रिपोर्टिंग होता है दोस्तों, फिर बजटिंग होता है। तो ये रिपोर्टिंग और बजटिंग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, जो आज मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। तो पहले रिपोर्टिंग फिर बजटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। TQM से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब टोटल क्वालिटी मेजरमेंट से ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट चूँकि लाइब्रेरी साइंस का नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में क्वालिटी मेजरमेंट की बातें, ये कंसेप्ट जापान से आया है दोस्तों। और ये लाइब्रेरी में इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारे पास टोटल क्वालिटी मेजरमेंट होगा, तभी हमारे पास लोग आएंगे और तभी हम उनके प्रॉब्लम को सल्यूशन कर पाएंगे। तो ये चूँकि ये कहाँ का कंसेप्ट है, ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल क्वालिटी मेजरमेंट कहाँ का कंसेप्ट है। तो ये जापानीज़ का है, जापान का है, बट 2 अमेरिकन ने इसे बनाया था। वो पेशे से इंजीनियर थे। कभी इस पर हम डिटेल में टोटल क्वालिटी मेजरमेंट पे बात करेंगे दोस्तों। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। RFID तकनीक का उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है? तो प्रसार के लिए किया जाता है दोस्तों। ये नई तकनीक अभी लॉन्च हुई है दोस्तों। अभी ये बहुत पुरानी तकनीक नहीं है या बहुत पुराना तरीका नहीं है हमारे लाइब्रेरी का। जब से हमारी लाइब्रेरी की आधुनिकीकरण हुई ना दोस्तों, तब से ये तकनीक आ रही है। तो ये अभी नवीनतम ही है। पहले विश्व में तो बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड के लाइब्रेरियों में, लेकिन हमारे भारत में ये नवीनतम तकनीक उपयोग में लाई जा रही है। अब कह रहे हैं ना हमारा लाइब्रेरी डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल होने की यही सब परिभाषा है। बार कोड रीडर को लाना, RFID तकनीक का लाना, इस पे एक चैप्टर का पढ़ाई हम करवाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पे हम एक अच्छी वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इससे अभी ये नई तकनीक है, ये आधुनिक पुस्तकालय को दर्शाती है। तो इसे एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये जो एक्ट है ना कि 19 राज्यों में ये एक्ट पारित है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं। तो एक राज्य के बारे में आप 19 राज्य को आप याद कर लीजिएगा। मैं एक एक वीडियो में एक एक राज्य, जैसे बिहार का मैंने बताया था 2008, क्योंकि अभी बिहार लाइब्रेरी आने वाली है। तो यहाँ राजस्थान का पूछा जा रहा है, तो ये 2006 होगा दोस्तों। ऐसे ही हमारे गुजरात का है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो आपको एक एक करके मैं ये सारे लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुए, किस 19 राज्य में, तो मैं वो बता दूंगी। अभी 20वां राज्य में भी लागू होने वाला है दोस्तों, बट वो अभी डिक्लेयर नहीं किया है। वो मध्य प्रदेश है, बट अभी वहाँ पर लागू नहीं हुआ, इसलिए उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि 20वां राज्य आने वाला कौन सा है, तो अब इसमें एक और इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 19 राज्य ही हैं और 20वें पे अभी बात चल रही है। लेकिन इसका आंसर अभी अगर एग्ज़ाम होगा तो हम 19 राज्य ही देंगे, और राजस्थान पूछ रहा है तो 2006 होगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के किस राज्य में स्थित है? अब ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को शायद इस सीरीज़ में जगह मिली है। देखिए यहाँ पर ना कोलकाता होगा, लोग बोलेंगे कोलकाता, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो कोलकाता नहीं देता, पश्चिम बंगाल दे देता। कोलकाता चूँकि कहाँ है, किस राज्य में है, तो हमें राज्य देखना पड़ेगा ध्यान से। लोग कहते हैं ऑप्शन में आया ही नहीं, आप राज्य देखो। अगर उस स्टेट का नाम नहीं है, उस शहर का नाम नहीं है, तो आप उस स्टेट पे जाओ। तो ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। हम जानते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का, तो कोलकाता कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो इसका आंसर एग्जैक्ट, अगर कोलकाता नहीं मिले हमें आंसर में, ऑप्शन में, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है, नन ऑफ दीज में टिक नहीं लगाना है। हमें आंख बंद करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल इसका आंसर देना है, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये बात आपको बता रही हूँ कि अगर जैसे आपका क्लियर हो जाए, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसने कहा था कि रेफरेंस सर्विस एक व्यक्तिगत तरीके से पाठकों और उनके दस्तावेजों के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है? SR रंगनाथन, जो हमारे भारत के हैं, और हमारे लिए गर्व की बात है कि SR रंगनाथन भारत से हैं। तो इन्होंने कहा था कि रेफरेंस सर्विस एक व्यक्तिगत तरीके से पाठकों और उनके दस्तावेजों के बीच संपर्क स्थापित करने का एक प्रक्रिया है। रेफरेंस सर्विस में क्या होता है, वो आप जानते हो कि संदर्भ सेवा। तो रेफरेंस सर्विस के बारे में रंगनाथन ने कहा था कि ये पाठकों और
कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है दोस्तों, ऐसे पूछ देगा कि एस आर रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस के बारे में क्या कहा था, तो तभी हमें याद रखना है, ये इसमें 3-4 क्वेश्चन इससे पुटअप हो जाते हैं। तो एक व्यक्तिगत सेवा, ये ऐसे भी पूछेगा कि रेफरेंस सर्विस को किसने एक व्यक्तिगत सेवा कहा है, तो भी आंसर रंगनाथन होगा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको आपके डाउट्स हमने अपने तरीके से क्लियर कराने की पूरी कोशिश की है। आप भी हमें मोटिवेट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों, इसकी जो पिछली सीरीज़ है, आप 1 से लेके 5 तक सारी सीरीज़ देखें, एक भी मिस ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए कह रही हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस को हमने डाला है जो अमूमन आप मिस करके आ जाते हो एग्ज़ाम में, और जिसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता, जिसके कारण कुछ मिस्टेक हो जाते हैं। तो हमने बहुत मेहनत करके अपने टेक्निकल टीम, टीचर, प्रोफेसर सबके द्वारा एक बड़ा यूनिट बनाकर और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप भी हमें मोटिवेट करें। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।